आज व्यू 360 में अमरीकी फौज के साथ काम करने वाले एक अफगान मुतरज्जिम अमरीकी इनकला के बाद तालिबान से बचकर अमरीका पहुंचने में कैसे कामयाब हुए। और आपको मिलवाएंगे घबराना नहीं है कि लीड अदाकार सबा कमर से, जिन्हें कैमरे के सामने रहना ही पसंद है। कैमरे के सामने, चाहे वो वेब हो, फिल्म हो, टीवी हो, कुछ भी हो। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असद खालिद। अमेरिका और इसके इंटरनेशनल पार्टनर्स को दुनिया भर को दरपेश खतरात के बारे में अपने सालाना जायजे की एक समाअत के दौरान अमेरिकी इंटेलिजेंस के इदारे की सरबराह ने रूस की यूक्रेन में जंग को एक अहम खतरा करार दिया है। यह समाअत अमेरिकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में हुई, जिसमें नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर एवरो हिंज और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर स्कॉट ब्रेयर ने अमेरिकी अवामी नुमाइंदों के सवालों के जवाब दिए। इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग एक लंबे अरसे तक जारी रह सकती है और इसमें शिद्दत आने का भी इम्कान है। एवरो हिंज ने सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को बताया कि सदर पुतिन का अंदाज़ा ये है कि रूस में अपने मुखालिफिन के मुकाबले में चैलेंजेस बर्दाश्त करने की ज़्यादा सलाहियत और आमादगी है। ताहम उनका ये भी कहना था कि जंग के तूल पकड़ने की सूरत में सदर पुतिन रूस के लिए ऐसे इकदामात ले सकते हैं जिससे रूसी अवाम के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। मोना काजिम शाह इस वक्त हमें कैपिटल हिल से ज्वाइन कर रही हैं। मोना से पाकिस्तान और जनूबी एशिया के हवाले से जो इस ब्रीफिंग में बात हुई उसके बारे में जानते हैं। मोना, जनूबी एशिया और पाकिस्तान का भी ख़ास तौर पर जिक्र हुआ, क्या ख़तरात हैं इस खत्ते में? जी असद, सेनेटर मार्क केली ने जो है वो डायरेक्टर हेंस के सामने अपने इन खदशात का इजहार किया कि शुमाली सीरिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान के हवाले से क्या इंटेलिजेंस कमेटी के पास मालूमात काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं, जिस पर उनका कहना था कि किसी भी अच्छी ब्यूरोक्रेसी की तरह यकीनन इस शोबे पर ज़्यादा पैसे खर्च किए जा सकते हैं, मगर अगर मैं उनके अल्फाज में कहूँ तो उन्होंने कहा कि आर आइज़ आर ऑन द बॉल, और वो इन तमाम ममालिक को फॉलो भी कर रहे हैं और इसका इन तमाम हालात का जायज़ा भी ले रहे हैं। इसके अलावा सेनेटर जनीन शाहीन ने जो है वो इन खदशात का इजहार किया कि तालिबान के तो अब तक अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों से, जिसमें आईएस खुरासान, अलकायदा और दूसरे दहशतगर्द ग्रोह हैं, उनसे अब तक ताल्लुकात हैं। तो क्या इस वजह से आलमी दहशतगर्दी का ख़तरा बढ़ गया है, जिस पर लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर का क्या कहना था? आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मुझे अफगानिस्तान में दाइश खुरासान के बारे में ज्यादा तशवीश है कि उन्होंने कामयाबी से अफगानिस्तान के अंदर तबाहकुन हमले किए हैं जो मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छी पेशगोई नहीं। अलकायदा को वहाँ अपनी क़यादत को दोबारा मुनज़्ज़म करने में कुछ मुश्किलात दरपेश रही हैं, इस हद तक कि तालिबान का वो वादा पूरा होता दिखाई देता है कि वो अलकायदा को उभरने नहीं देंगे। हमें इस पर नजर रखने की जरूरत है। जी असद, इसके अलावा सेनेट की इस हियरिंग में इस बात पे भी ख़ास जोर दिया गया कि क्या ख़ित्ते में जो है वो मुख्तलिफ नौइयत, जैसे कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम जो है उस पर भी डिस्कशन हुआ कि मिज़ाइल बनाने की उनकी कैपेसिटी, ये जौहरी प्रोग्राम ख़ास करके इस तनाजुर में कि अब जबकि अमरीकी अड्डे सऊदी अरब और UAE में भी मौजूद हैं, क्या ख़तरात बढ़ते हैं। इसके अलावा अफ्रीका में आईसिस की बढ़ती हुई तादाद को लेके अफ़गानिस्तान में तालिबान के हवाले से बातचीत हुई, यूक्रेन रशिया वॉर के हवाले से बातचीत हुई। गर्ज के इन तमाम मसाइल पर कई सवालात उठाए गए और कई सवालात के जवाब क्लोज डोर्स में भी ऑफ कैमरा भी हुए। मोना, एक चीज़, एक तो सेनेट में कल हमने देखा जो ये जो ब्रीफिंग थी, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कल स्टेट डिपार्टमेंट में भी नेट प्राइस से भी एक सवाल पूछा गया बिलावल भुट्टो के मुमकिन दौरे के बारे में, जिसको बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि शायद उन्होंने अभी फाइनल नहीं किया, लेकिन यहाँ जो सवाल हुआ उसमें उनके प्लान्स पूछे गए और यहाँ उनकी मसरूफियात के बारे में पूछा गया। आपके पास उस पर कोई अपडेट है? जी असद, यकीनन फॉरेन ऑफिस ने अभी तक इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन नेट प्राइस ने जो है वो ये कहा कि वो आएंगे। और इस सिलसिले में जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी कोई 1-on-1 मीटिंग्स भी हैं,
प्लान, तो इस पर उन्होंने कहा कि अभी तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इसमें मैं इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं कि पिछले दिनों मैंने तमन्ना सालिकुद्दीन जो कि साउथ एशिया की डायरेक्टर हैं USIP की, उनसे भी यही सवाल उठाया गया था। तो उन्होंने कहा था कि ये मीटिंग्स प्लान तो नहीं है, लेकिन अगर ये मीटिंग हो तो ये पाकिस्तान के लिए और अमेरिका के बायलैटरल ताल्लुकात के लिए एक बहुत अच्छी और खुशाइन बात होगी और यकीनन ये मीटिंग होनी चाहिए। बहरहाल इसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मोना कासिम आपका हमें इस हवाले से अपडेट करने का। कामरान बुखारी सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं और न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को लाहक उन खतरात के बारे में बात करते हैं जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र हुआ है। कामरान, रूस यूक्रेन जंग में यूरोपीय ममालिक दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार अपनी सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न्ड है। इंटेलिजेंस डायरेक्टर का तो कहना है कि रूस लंबी जंग के लिए तैयार है और अगर ये लंबी चलती है तो इसका तवील मुद्दत असर क्या हो सकता है? जी देखें असद, इसमें पहली बात तो ये है कि तवील से मुराद क्या है। तो जाहिर है तवील एक रिलेटिव टर्म है, उसका मतलब जो है वो 1 साल भी हो सकता है, कई साल भी हो सकता है। लेकिन एक चीज जो डिस्कशन में नहीं आ रही, वो या कम से कम जो पब्लिक डिबेट में फैक्टर इन नहीं हो रही, वो ये है कि रूस की परफॉर्मेंस जो है बैटल स्पेस जो है वो खराब रही है बहुत ज्यादा। और अब आज भी खबर है कि कोई सेंट्रल एशिया के से रिक्रूट्स लाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो कमी बैटल स्पेस डायनामिक्स में देखी गई है उसको पूरा करने की, और ये एक डेस्परेट मेजर है। तो ये देखना भी बाकी है कि किस हद तक रूस इसको खींच सकता है। फिर ये भी भूलना नहीं चाहिए कि उनको फाइनेंशियल पेन जो है वो उनकी वो बढ़ रही है बतदरीज। तो ये सारे जो अवामिल हैं इनको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये कितनी तवील हो सकती है। तो अमेरिका ने अलकायदा से ज़्यादा जो है, अमेरिका को कल ब्रीफिंग में कहा गया कि अलकायदा से ज़्यादा दाइश से खतरात हैं। इस बारे में इंटेलिजेंस इदारों के उहदेदारों के बयान पाकिस्तान और खित्ते के लिए क्या माने रखते हैं? जी ये तो फिर देखें ना, अलकायदा की जानिब से तो उस लेवल की जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे। तो आईसिस तो मतलब हमले भी कर रही है अफगानिस्तान के अंदर, और कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनके पाकिस्तान के अंदर भी हमले कर रहे हैं, और उसके बाद उनका जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस दुकान है वो भी खासी सरगर्म है। तो जाहिर है थ्रेट इज फ्रॉम आईसिस। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखें इस वक्त पाकिस्तान बहुत ही जिसे कहते हैं कि बुरी सिचुएशन में अपने आप को पाता है, क्योंकि सिर्फ इशू सिक्योरिटी का नहीं है। टीटीपी के हमले जो हैं वो एक कॉन्टेक्स्ट में हो रहे हैं कि जहाँ सियासी इंतशार जो है तारीखी तौर पे अपने अरूज पर है। यहाँ तक कि जो है ये चीज़ भी सामने आती है कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी इख्तलाफात हैं सियासी जो है सूरत हाल को लेके। फिर इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो ऑलमोस्ट श्रीलंका वाला हाल है, और IMF से डील होती हुई नज़र जो है कम से कम इस वक्त तो नहीं आ रही, क्योंकि बीच में पॉलिटिकल कंपल्शन जो मखलूत हुकूमत है उसके आ जाते हैं कि अगर वो IMF से ले लेते हैं पैसे तो चलो जो है इकोनॉमी तो स्टेबलाइज हो जाएगी, लेकिन क्या वो पॉलिटिकल कैपिटल के हिसाब से वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? इसमें भी देखें जो है PMLN जो लीडिंग जमात है उसके अंदर के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर दाइश, TTP, अफगान तालिबान, इनकी जानिब से जितने थ्रेट्स हैं उनको देखने की जरूरत है। एंड आई थिंक दैट्स वो इशारा कर रहा है वाशिंगटन। राइट। तो कामरान, इस जायजे में अगर हम वापस आते हैं इसी ब्रीफिंग में, और जो वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट की जो रिपोर्ट कल हुई उसमें चीन, ईरान और शुमाली कोरिया 4 बड़े, और रूस को भी ऑफ कोर्स 4 बड़े खतरात को गिनवाया गया है। लेकिन अमरीकी सेनेटर्स की जानिब से इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि रूस की यूक्रेन में जंग से जो इस वक्त खतरात हैं दूसरी तवज्जो दूसरी जगह से हट गई है, अमेरिका की या बाकी दुनिया की। क्या कहेंगे आप इस पर? जी जाहिर है, देखें जब अमरीकी अपना हुकूमत ने अपना वो जिसे कहते हैं पिवट चेंज किया है कि ये जो मिडल ईस्ट साउथ एशिया के अंदर जिसको जिहादिस्ट वॉर्स कहा जाता है इसको रैप अप करने की जब बारी आई, बिलखसूस अफगानिस्तान के इनखला के हवाले से, तो उसका तो सारे का सारा जो है वो यही था कि भाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमें जो है चीन पे बहुत ज़्यादा हमें बैंडविड्थ की ज़रूरत है, वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। उस वक्त ये नहीं था कि हाँ भाई रूस जो है इस किस्म की जारहाना कार्रवाई करेगा फिर बैंडविड्थ स्ट्रेच हो जाएगी। लेकिन देखें स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर रूस जो है वो शॉर्ट टर्म में जो है अमेरिका को और अपना मगरबी अलायंस को वो टेस्ट कर रहा है, लेकिन
इवेंचुअली जो है ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि रूस के अंदर सलाहियत नहीं है। रूस एक डिक्लाइनिंग पावर है हर जो है ना एतबार से। और जहां तक चीन का ताल्लुक है और चीन के साथ जुड़ा हुआ नॉर्थ कोरिया और फिर ईरान का ताल्लुक है, जाहिर है वो ज्यादा देरीना जो है ना चैलेंजेस हैं। ईरान जो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है कम से कम मशरिक वस्ता के अंदर, उसको अपसेट करने पे तुला हुआ है। और चाइना जो है वो नॉर्थ कोरिया को बखूबी इस्तेमाल करना जानता है। तो ये चीजें जरा ज्यादा देर तक रहेंगी, लेकिन आई थिंक कि एक केडेंस पैदा हो जाएगा, एक केडेंस उभर के सामने आएगा कि किस तरीके से अमेरिका रूस को भी डील करे और ये जो बाकी खतरात हैं इनके साथ भी निपटे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी आपका इस हवाले से हमसे बात करने का, और ख़ासतौर पे जो ब्रीफिंग रही कल की उसमें वर्ल्ड वाइड असेसमेंट जो है, वर्ल्ड वाइड थ्रेट्स की असेसमेंट सेनेट के सामने रखी गई, जिसमें कामरान बुखारी अपना तजिया दे रहे थे। पिछले साल अगस्त में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अमेरिका ने तकरीबन 1,16,000 अफगान शहरियों को वहां से निकाला, लेकिन ऐसे हज़ारों शहरी अभी भी अफगानिस्तान में हैं जो अमेरिकी फ़ौज या अफगान हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं। ये तमाम शहरी इत्तेहादी अफवाज का साथ देने की वजह से तारकीन वतन के लिए खुसूसी वीज़ों या SIVs के अहल हैं। अमेरिका की तरफ से अभी भी SIV का इजरा जारी है, लेकिन ये अमल ताख़ीर का शिकार है। आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही अफगान शहरी से जो अमरीकी फ़ौज के साथ बहसीत मुतरजम काम कर रहे थे और हाल ही में अमरीका आकर सेटल हुए हैं। नजीबुल्लाह को अमरीकी शहर सियाटल की फ़िज़ा में बर्फ़ के सफ़ेद गाले देखकर अपनी आँखों पर यकीन नहीं आता। ये उनकी पहली बर्फबारी है। वो फ़ोन करके अपने बच्चों को पहाड़ देखने के लिए कहते हैं। ये एक ऐसे शख्स के लिए पहली बार होने वाली कई चीज़ों में से एक है जिसके ख्याल में मौत उसका मुकद्दर थी। जब VOA ने पहली बार नजीब से गुज़िश्ता जुलाई में बात की तो वो अमरीकी स्पेशल फोर्सेस का तर्जुमान होने की वजह से तालिबान के निशाने पर थे। हमने उनका चेहरा या असल नाम जाहिर नहीं किया था। उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरा ठिकाना जानते हैं जहां मैं रह रहा हूं और वो मेरे पीछे आएंगे। हवाई अड्डे के बाहर जब वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे तो नजीब का छोटा बच्चा इस अफरा तफरी में बेहोश हो गया। जब आखिरी अमरीकी तैयारे अफगानिस्तान से निकले तो 7 अफराद का ये खानदान पीछे रह गया। वो जलालाबाद में अपने घर वापस आ गए। The Taliban kidnapped Haji's 9-year-old son because of his job. They are infidel and you are also infidel because you are working with them. उस वक्त मैं बिल्कुल नाउम्मीद था। किसी हुकूमती मदद के बगैर नजीब के साबिक अफसरान ने ज़ाती रकूम से मदद की और गैर सरकारी तंजीम नो वन लेफ्ट बिहाइंड ने उनका साथ दिया। लेकिन एक मतलूब शख्स की हैसियत से नजीब को अपने खानदान को 12 चौकियों से गुजार कर दारुल हुकूमत वापस जाने का रास्ता तलाश करना पड़ा। वो मुझे ढूंढ रहे थे, वो मेरे खानदान को नहीं जानते थे, इसलिए चौकियों के करीब आने पर मैं गाड़ी से बाहर निकलकर 30 से 45 मिनट का सफर पैदल तय करता। ये खानदान अफगानिस्तान से परवाज करके पाकिस्तान पहुंचा और वहां अपने खुसूसी इमिग्रेंट वीज़ों का इंतजार कर रहा था। फिर पिछले महीने आखिरकार अमरीकी सरजमीन पर उतरने पर अमरीकियों ने उनका इस्तकबाल किया। ये एक ख्वाब की तरह लगता था, लेकिन जब मैं अमरीका पहुंचा तो मुझे यकीन हुआ कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। नजीब जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उनको एक दोस्त के घर काम मिल गया है। वो सर्टिफिकेशन के लिए स्कूल वापस जाने का इरादा रखते हैं और स्कूल जाने वाले वो अकेले नहीं। इसका नाम सहर है। वो 3-3.5 साल की है और ये अबू बकर है, इसकी उम्र 6 साल है। उनके 5 बच्चे चंद सालों से स्कूल नहीं गए, पहले कोविड और फिर तालिबान की लड़कियों पर पाबंदियों की वजह से। यहाँ वो जो चाहें कर सकते हैं, जहाँ भी जाना चाहें वो हमेशा आज़ाद होंगे। और नजीब अब कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हैं, यहाँ तक कि जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं एक और काम वो पहली दफ़ा कर रहे हैं, अमरीकी लाइसेंस के साथ पहली बार गाड़ी ड्राइव करना। वो मौत के ख़तरे के बगैर आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कैरोलाइन परसूटी के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमरीकी अमान नुमाइंदगान ने यूक्रेन के लिए कल $40 अरब के नए इमदादी पैकेज की मंजूरी दी है, जिसमें से $20 अरब फौजी इमदाद की मद में दिए जाएंगे। ये बिल यूक्रेन की फौजी और इक्तिसादी तौर पर मदद करेगा और $5 अरब फूड सिक्योरिटी की मद में भी देगा। इस नए इमदादी पैकेज से अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी जाने वाली कुल इमदाद तकरीबन $54 अरब तक पहुँच जाएगी।
दूसरी जानिब यूक्रेन, जो कि रूस की गैस को यूरोप तक पहुंचाने का ट्रांजिट रूट है, ने धमकी दी है कि वो रूस से यूरोप जाने वाली गैस की फराहमी रोक देगा और इस गैस पाइपलाइन से मिलने वाली गैस की फराहमी को कहीं और मुंतकिल कर देगा। इस गैस पाइपलाइन से यूरोप की 1/3 ईंधन की ज़रूरियात पूरी होती हैं। यूक्रेन में रूस की जंग से होने वाली तबाही और नाकाबिले तलाफी नुकसान में दुनिया के सबसे बड़े सामान बरदार जहाज़ AN-22 मरिया की तबाही भी शामिल है। दिमित्रो एंटोनोव दुनिया के इस सबसे बड़े सामान बरदार तैयारे के कप्तान के तौर पर काम कर चुके हैं, लेकिन उनका यह किरदार उस वक्त ख़त्म हो गया जब रूसी अफवाज ने यूक्रेन पर हमला करने के फ़ौरन बाद इस मशहूर हवाई जहाज़ को तबाह कर दिया। ये जहाज़ दुनिया के लिए क्या माने रखता था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये दुनिया का सबसे बड़ा और भारी सामान बरदार हवाई जहाज़ था, लेकिन अब ये वाक़यात ही बची हैं। यूक्रेनी फ़ौज के AN-225 मरिया नामी इस जहाज़ को रूसी अफवाज ने 27 फरवरी को जंग के तीसरे दिन तबाह कर दिया था। हवाई जहाज का आधा हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इसका वो हिस्सा जहां हम बैठते थे, जहां हम रहते थे, जहां हम अपना सारा वक्त गुजारते थे, हमारा कॉकपिट, ये सब तबाह हो गया था। दिमित्रो अंतोनोव आखिरी प्रवास पर 5 फरवरी को मरिया को उड़ाकर डेनमार्क से यूक्रेन लाए थे। वो कहते हैं कि उनके लिए इस हकीकत को कबूल करना कि जहाज तबाह हो चुका है बहुत मुश्किल था। मैं ये कहता रहा कि जब तक मैं खुद अपनी आंखों से जहाज के बचे कुचे हिस्से को ना देख लूं, मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा। दिमित्रो अंतोनोव होस्टोमिल शहर से रूसी अफवाज के इनखला के अगले दिन हवाई जहाज की बाकियात को देखने गए, जहां अंतोनोव प्लांट के हैंगर्स वाक़े हैं। Ну что, пошли здороваться. Привет, самолет. Это ужас. कैप्टन दिमित्रो अंतोनोव ने वफादार मरिया तैयारे पर 1500 घंटे परवास की और दुनिया देखी। हवाई जहाज को बिजली घरों के लिए जनरेटर्स, बड़ी पनचक्कियों के परों, जानवरों और इंसानी फलाही इमदाद की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कोविड-19 वबा के दौरान मरिया ने दुनिया भर में तिबी आलात और ज़रूरी हिफाजती सामान पहुंचाया। हमेशा बहुत से लोग थे जो हवाई जहाज को देखना चाहते थे। बहुत से नामा निगार जानना चाहते थे कि मरिया कैसे प्रवास करता है, इसे कैसे डिजाइन और तामीर किया गया है। दिमित्रो अंतोनोव हवाई जहाज के दीगर माहिरीन की तरह कहते हैं कि इस तैयारे की मुरम्मत करना नामुमकिन है, लेकिन एक नया बनाना मुमकिन है। अंतोनोव प्लांट में एक और मरिया तैयारे का एक नामुकम्मल हिस्सा मौजूद है, लेकिन अंदाजन 80 करोड़ से 3 अरब डॉलर तक की लागत के साथ दिमित्रो अंतोनोव तस्लीम करते हैं कि तिजारती इस्तेमाल के लिए हवाई जहाज को दोबारा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन वो मजीद कहते हैं कि ये कहीं और लिहाज से फ़ायदेमंद हो सकता है। मुझे ये यकीन है कि पहले मरिया को कारोबारी मंसूबे के तौर पर नहीं बल्कि एक अलामत के तौर पर दोबारा बनाया जाएगा, और न सिर्फ यूक्रेन की अलामत के तौर पर बल्कि पूरी दुनिया की अलामत और फतह की अलामत के तौर पर। लेजिया बकलिट्स की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सबा कमर अपने हर तरह के किरदारों के लिए जानी जाती हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के उमैर अलवी से बात करते हुए उनका कहना था कि उन्हें कैमरे के सामने ज़्यादा मज़ा आता है, मगर मुस्तकबिल में वो हिदायतकारी में आने का इरादा भी रखती हैं। एक्टिंग का सबसे पहला उसूल घबराना नहीं है और शर्माना तो बिल्कुल भी नहीं है। बस आप मुझे मेरा प्लॉट दिला दें, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। अरे लानत भेजता हूँ मैं रिश्वत पर। सर 70s और 80s में होता था पाकिस्तानी फिल्मों में कि शबनम और बाबरा शरीफ के गिर्द पूरी फिल्म घूमती थी। उसके बाद फिर वही मेल सेंट्रिक फिल्में स्टार्ट हो गई। घबराना नहीं है कि ट्रेलर शुरू भी आपसे हो रहा है और ख़त्म भी आपसे हो रहा है। कमली भी देखेंगे तो शुरू भी मुझसे हो रहा है, ख़त्म भी मुझसे हो रहा है ना, कि कैसे आपने जो है इतना पावरफुल रोल दोनों फिल्मों में लिया किया और उसके बाद अभी बस आने वाली है। मुझे कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो फिल्म है, टीवी है, वेब है, मुझे प्रॉप नहीं बनना। मुझे खाली खड़े होके अदाएं और डांस नहीं करना, और जो कर रहे हैं मुझे उनसे भी एतराज़ नहीं है। हर बंदे की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी चॉइसेस हैं। मुझे नहीं है कि कौन क्या कर रहा है,
लेकिन मुझे जब तक कोई ऐसा चैलेंजिंग कैरेक्टर जो मुझे चैलेंज करे ना मिले तो एक एक्टर की जो सेटिस्फैक्शन होती है वो मुझे नहीं मिलती। दोनों आपके साथ जो फिल्म में हीरो हैं डेब्यू कर रहे हैं अपना, और इसमें से आप जाहिद के साथ तो काफ़ी काम भी कर चुकी हैं टेलीविज़न के ऊपर। फिल्म में कैसे डिफरेंस लगा दोनों के साथ, और क्या ऐसी चीज़ आपने कोई नई की जो आपने बाकी अभी तक फिल्मों में नहीं? इस फिल्म में इस फिल्म का कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है, नया है। जैसे हिंदी मीडियम है या लाहौर से आ गई थी या कमली की बात कर लें, सो ये 3-4 फिल्में सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और जो जुबैदा का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जुबी जो मैं कर रही हूँ उसमें, ओपिनियनेटेड है, माँ बाप की एक ही बेटी है जिसका भाई नहीं है, तो इसमें इतना मार्जिन था मेरे लिए इस कैरेक्टर में। और ये एक लड़की की कहानी जो पूरी फिल्म और हर कैरेक्टर से कनेक्टेड है, तो पूरी फिल्म इसके गिर्द रिवॉल्व हो रही है। हाँ, तो अलग है। ये लड़की जो है वो घर से अपना आप मनवाने के लिए निकलती है, जो कि सोसाइटी में आज भी एक औरत को अपनी पोजीशन, अपनी वो जगह बनाने के लिए बड़ी जद्दोजहद और तगदो करनी पड़ती है। और यही स्ट्रगल ज़ूबी की भी उसकी फिल्म में है। लोगों को मज़ा आएगा, रिलेटेबल कैरेक्टर है, बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी लड़कियां, बच्चियां जो हैं वो इस कैरेक्टर के साथ रिलेट कर सकेंगी। वेब, फिल्म और टेलीविज़न, सबा कमर अपने आप को सबसे मौजू किस प्लेटफॉर्म में समझती हैं? कैमरे के सामने, चाहे वो वेब हो, फिल्म हो, टीवी हो, कुछ भी हो, खबरें क्यों ना हो कैमरे के सामने सबा को रहना अच्छा लगता है। कभी कभार आप न्यूज़ में भी आ जाती हैं, जैसे कोई खबर आ गई, शादी की खबर आ गई और फिर वो गायब हो गई, और इसी तरह और भी चीज़ें। कोविड सर पे सवार हो गया था। एग्जैक्टली तो अब उसका आपने क्या, मतलब वो तो हो जाती हैं चीज़ें, तो इंसान है। मगर किस तरह आप सोचा है कि प्लान करके चलना है? इसलिए कि अभी 2-4 साल जो हैं वो कोविड के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आप भी उसमें हैं, टीवी भी है, फिल्म 7-8 प्रोजेक्ट्स हैं। एग्जैक्टली। द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई डोंट प्लान थिंग्स, आई जस्ट यू नो गो विद द फ्लो। सबा कमर, जो समझ आ रहा है, जो क्लिक कर रही है चीज़, बस करती जाती हूँ। मैं प्लान नहीं करती, फ्यूचर प्लान नहीं करती, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि अल्लाह ने आपके नसीब में कब कहाँ क्या लिखा है। जैसे सीन एक है, उसको आप प्लान करके कोई एक्टर करता है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना आप उसको ऑर्गेनिकली, नेचुरली, ऑन द स्पॉट, स्पर ऑफ द मोमेंट में जो चीज़ होती है वो बहुत मैजिकल होती है। आई फील फ्यूचर भी मेरा ऐसा ही है। हाँ, जो हिंदी मीडियम में और बहुत से प्रोजेक्ट में, और अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसी हूँ कि मैं प्लानिंग नहीं करती। अच्छा, अभी आपका ड्रामा आ रहा है फ्रॉड, जिसका भी ट्रेलर भी आया और बहुत ही लोग परेशान हो गए देख के कि ये क्या हुआ। मतलब एक लड़की नॉर्मल बैठी हुई है, अचानक वो भागी, उनके हस्बैंड साहब गायब हो गए। फ्रॉड में नंबर 1-2 चीज़ें हैं। एक तो आप साकिब खान के साथ लगातार काम करती हुई आ रही हैं, वो उनका एक और प्रोजेक्ट, और दूसरा मीकाल और एहसन खान के साथ 10 साल बाद पानी जैसा प्यार। यस, ओह गॉड, ये हमें पता था, हमने किसी से नहीं कहा। मैंने कहा ट्रियो, दैट ट्रायंगल अगेंस्ट सेम कैरेक्टर्स, नॉट एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर्स बट हाँ तकरीबन हम तीनों तकरीबन, हाँ, प्यारा बेटा, एक विलन, रेपिस्ट और साथ में एक हीरोइन बेचारी। तो हाँ, हम 10 साल पहले हम कर चुके हैं हम टीवी पे। मेरा दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट विद हम टीवी, पानी जैसा प्यार, एंड आफ्टर 10 years वी आर। तो मैं का शुक्र है हमारी शक्लें नहीं इतनी खास बदली। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया। जैसे कहा मत याद दिलाओ, वो 10 साल पुराना था। तो मज़ा आया। अच्छा, पसंदीदगी और कामयाबी, इन दोनों के बावजूद अवार्ड्स जो हैं वो आपसे इधर से क्यों निकल जाते हैं? मेरा अवार्ड जो है मेरी ऑडियंस है, मेरी आवाम है। सोशल मीडिया का पेज उठाएं, अगर अवार्ड किसी और को मिल रहा है, नाम नीचे सबा कमर का है, तो अवार्ड किसका है? फिर मेरे लिए काफ़ी है। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।